गुड मॉर्निंग भारत। एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पल्लवी तिवारी। चलिए शुरुआत करते हैं हमारी पहली खबर से। हमारी पहली खबर है कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार द्वारा पिछले साल बनाए गए तीनों विवादास्पद कृषि कानूनों को लागू करने पर मंगलवार को अगले अदालती आदेश तक रोक लगा दी है। साथ ही कृषि अर्थशास्त्रियों की एक समिति को इन कानूनों की पड़ताल का जिम्मा सौंप दिया। यह समिति इस मुद्दे पर आंदोलनकारी किसानों और सरकार दोनों से बातचीत के बाद अदालत को अवगत कराएगी। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और देश के दूसरे भागों से आए हजारों किसानों के राजधानी में धरने और प्रदर्शन के मद्देनजर सर्वोच्च अदालत ने यह कदम उठाया। अदालत ने अपने आदेश को निष्पक्ष खेल की जीत बताया। मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े, न्यायमूर्ति एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी रामा सुब्रमण्यम की एक पीठ ने 4 सदस्यीय समिति के सदस्यों का ऐलान भी कर दिया है। इनमें भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष भूपिंदर सिंह मान, अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति के दक्षिण एशिया के निदेशक प्रमोद कुमार जोशी, शेतकारी संगठन के अनिल घनवत और कृषि अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी भी शामिल हैं। आपको बता दें कि उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को केंद्र से कहा कि नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन में खालिस्तानी संगठन सहित कुछ प्रतिबंधित संगठनों के प्रवेश के दावों के बारे में वह हलफनामा दाखिल करे। केंद्र की ओर से अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कहा कि इस विरोध प्रदर्शन में खालिस्तानी घुस गए हैं और वह गुप्तचर ब्यूरो से प्राप्त आवश्यक जानकारी के साथ हलफनामा दाखिल करेंगे। पीठ ने वेणुगोपाल से कहा कि वह बुधवार तक इस बारे में हलफनामा दाखिल करे। पीठ ने अपने आदेश में कहा कि यह सराहनीय है कि किसानों का आंदोलन अभी तक शांतिपूर्ण है और बगैर किसी अप्रिय घटना के चल रहा है। लेकिन सुनवाई के दौरान बताया गया कि कुछ व्यक्ति जो किसान नहीं है वो भी किसानों के प्रति एकजुटता दिखाने के लिए इसमें शामिल हो रहे हैं। पीठ ने कहा कि कुछ व्यक्तियों द्वारा इसमें गड़बड़ी पैदा करने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। साथ ही पीठ ने कहा कि हकीकत यह है कि इंडियन किसान यूनियन ने हस्तक्षेप के लिए एक आवेदन में कहा है कि वो पूर्ति विरोधी कर। किसान नेताओं ने तीनों कृषि कानूनों पर रोक लगाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मंगलवार को स्वागत किया, लेकिन साथ ही कहा कि जब तक कानून वापस नहीं लिए जाते तब तक वे अपना आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। करीब 40 आंदोलनकारी किसान संगठनों का प्रतिनिधित्व करते हुए संयुक्त किसान मोर्चा ने अगले कदम पर विचार करने के बाद कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानूनों पर रोक लगाई है, उनके आंदोलन पर नहीं। किसान नेताओं ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नियुक्त किसी भी समिति के समक्ष वे किसी भी कार्रवाई में हिस्सा नहीं लेना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वे 26 जनवरी को परेड भी निकालेंगे और 13 जनवरी को लोहड़ी पर कानून की प्रतिमा भी जलाएंगे। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि गठित समिति के सभी सदस्य खुली बाजार व्यवस्था या कानून के समर्थक रहे हैं। अशोक गुलाटी की अध्यक्षता में गठित समिति ने ही इन कानूनों को लाए जाने की सिफारिश की थी। देश का किसान इस फैसले से निराश है। कौन है समिति में शामिल 4 विशेषज्ञ? कृषि कानूनों को लेकर विवाद के समाधान के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 4 सदस्यीय समिति बनाई है। चारों विशेषज्ञों को नए कृषि कानूनों का समर्थक माना जाता है। इस समिति में भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष भूपिंदर सिंह मान, अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान के डॉक्टर प्रमोद कुमार जोशी, कृषि अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी और महाराष्ट्र के शेतकारी संगठन के नेता अनिल घनवत भी शामिल है। यह समिति मामले की मध्यस्थता नहीं बल्कि समाधान निकालने की कोशिश करेगी। आपको बता दें यह समिति अपनी रिपोर्ट सीधे सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगी। भूपिंदर सिंह मान उन किसान नेताओं में से हैं जिन्होंने 14 दिसंबर को तीनों कृषि कानूनों का समर्थन केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को पत्र लिखा था। वे भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष और पूर्व राज्यसभा सांसद हैं। 1990 में राष्ट्रपति ने भूपिंदर सिंह मान को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया था। कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे संगठन क्रांतिकारी किसान यूनियन के दर्शनपाल ने कहा कि मैं भूपिंदर सिंह मान को जानता हूं और वो पंजाब से हैं और वह कृषि मंत्री से मिलकर कानून का समर्थन कर चुके हैं।
कृषि मंत्री को लिखे अपने पत्र में उन्होंने कहा था, आज भारत की कृषि व्यवस्था को मुक्त करने के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो 3 कानून पारित किए गए हैं, हम उन कानूनों के पक्ष में सरकार का समर्थन करने के लिए आगे आए हैं। हम जानते हैं कि उत्तरी भारत के कुछ हिस्सों में, विशेषकर दिल्ली में जारी किसान आंदोलन में शामिल कुछ तत्व ऐसे हैं जो कि उसे बिगाड़ रहे हैं। आपको बता दें, कोरोना के 54 लाख से अधिक टीके पहुंचे। केंद्र सरकार ने मंगलवार को बताया कि उनके पास सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक से कोरोना के 54,72,000 टीके पहुंच गए हैं। सरकार ने इन दोनों कंपनियों से टीकाकरण के पहले चरण के लिए 1,65,00,000 टीके खरीदने का अनुबंध किया है। बाकी टीके 14 जनवरी तक पहुंच जाएंगे और 16 जनवरी से देश में टीकाकरण की शुरुआत हो जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि केंद्र सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से 1,10,00,000 कोविशील्ड टीके और भारत बायोटेक से 55 लाख कोवैक्सीन टीके उपलब्ध कराने के लिए करार किया है। इन टीकों का इस्तेमाल स्वास्थ्य कर्मियों के टीकाकरण में किया जाएगा। भूषण ने बताया कि SII के टीके की कीमत भारत सरकार को 200 रुपए प्रति टीका पड़ रही है। वहीं भारत बायोटेक की टीके की कीमत 295 रुपए प्रति टीका है। कोविड-19 का टीका 28 दिनों के अंतर पर लगेगा और दूसरा टीका लगने के 14 दिनों के बाद उसका असर शुरू होगा। सचिव ने बताया कि देश में 4 सरकारी मेडिकल स्टोर डिपो है। ये डिपो करनाल, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई में स्थित है। इसके अलावा सभी राज्यों में कम से कम एक राज्य स्तरीय डिपो है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को बताया कि भारत में उपलब्ध कोविशील्ड और कोवैक्सीन अन्य देशों में उपलब्ध विभिन्न टीकों के मुकाबले सस्ते हैं। हरियाणा सरकार को नहीं है खतरा, पूरा करेगी अपना कार्यकाल। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मंगलवार को गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद कहा कि हरियाणा किसान आंदोलन का केंद्र है, इसीलिए हमने राज्य में कानून व्यवस्था और सुरक्षा की स्थिति पर चर्चा की। खट्टर के साथ शाह से मुलाकात के लिए गए उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हरियाणा सरकार को कोई खतरा नहीं है और वह अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी। उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने समिति गठित की है, उम्मीद है कि चीजें जल्द ही सुलझ जाएंगी। उल्लेखनीय है कि किसानों के रोष के कारण हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की कारनात की रैली रद्द होने और वहां 800 से ज्यादा लोगों पर मामला दर्ज किए जाने के बाद प्रदेश में सियासी हलचल शुरू हो गई है। प्रदेश की सरकार में भाजपा की सहयोगी जननायक जनता पार्टी यानी कि जसपा के विधायकों ने मंगलवार को उप मुख्यमंत्री और पार्टी के प्रमुख दुष्यंत चौटाला से मुलाकात कर कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की। उन्होंने दुष्यंत चौटाला से स्पष्ट कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो गठबंधन सरकार को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। मनोहर लाल खट्टर नई दिल्ली पहुंचे, जहां दोनों नेताओं ने गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात की। जसपा के हरियाणा प्रधान निशान सिंह ने कहा कि उप मुख्यमंत्री के साथ उनकी बैठक का एक ही एजेंडा था, कृषि कानूनों की वापसी। करनाल में नाराज किसानों ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की महापंचायत नहीं होने दी, उनका हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया। करनाल लोकसभा सीट भाजपा के पास है और खुद मुख्यमंत्री खट्टर करनाल विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीते हैं। करनाल की घटना को लेकर जननायक जनता पार्टी के विधायक प्रदर्शनकारी किसानों के दबाव में बताए जा रहे हैं। मंगलवार को दुष्यंत चौटाला से मुलाकात में विधायकों ने साफ कहा है कि अगर सरकार कृषि कानूनों को वापस नहीं लेती है तो प्रदेश गठबंधन सरकार को भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। अगर किसान आंदोलन लंबा खिंचता है तो उन पर भी दबाव बढ़ता जाएगा। सेना प्रमुख ने कहा कि पाक और चीन मिलकर बन सकते हैं गंभीर खतरा। सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे ने मंगलवार को कहा कि पाकिस्तान और चीन मिलकर देश की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है और भारत के प्रति उनके कपटपूर्ण बर्ताव को अनदेखा नहीं किया जा सकता। जनरल नरवणे ने सेना दिवस से पहले मीडिया के साथ पूर्वी लद्दाख के हालात पर विस्तार से बात की।
और कहा कि भारतीय सैनिक किसी भी स्थिति से प्रभावी तरीके से निपटने के लिए बहुत उच्च स्तर की लड़ाकू तैयारी रख रहे हैं। सेना प्रमुख ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि भारत और चीन परस्पर और समान सुरक्षा के आधार पर सैनिकों की वापसी और तनाव कम करने के लिए एक समझौते पर पहुंच पाएंगे। उन्होंने भारतीय सेना द्वारा पैंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर स्थित कुछ रणनीतिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर कब्जा किए जाने का जिक्र करते हुए कहा कि सेना देश के हितों और लक्ष्यों के अनुरूप पूर्वी लद्दाख में अपनी स्थिति कायम रखेगी। समग्र राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों पर जनरल नरवणे ने कहा कि चीन और पाकिस्तान दोनों की भारत के प्रति कपटपूर्ण सोच जमीनी स्तर पर नजर आ रही है। सेना प्रमुख ने कहा पाकिस्तान और चीन मिलकर गंभीर खतरा बने हुए हैं और उनकी कपटपूर्ण सोच से होने वाले खतरे को अनदेखा नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि भारत को दो मोर्चों पर खतरे के परिदृश्य से निपटने के लिए तैयार रहना होगा। ननकाना साहिब में तोड़फोड़ के दोषी को 1 साल की सजा। पाकिस्तान की आतंकवाद रोधी अदालत ने मंगलवार को देश के पंजाब प्रांत स्थित गुरुद्वारा ननकाना साहब में तोड़फोड़ के 3 दोषियों में से एक को 2 साल की कैद की सजा सुनाई। लाहौर के पास स्थित ननकाना साहब को गुरुद्वारा जन्म स्थान के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि सिखों के पहले गुरु नानक का जन्म वहीं हुआ था। जनवरी 2020 में इस गुरुद्वारे पर हिंसक भीड़ ने हमला कर पथराव किया था और इसे नुकसान पहुंचाया गया था। हालांकि पुलिस ने हालात काबू किए थे। कोर्ट के एक अधिकारी ने बताया कि लाहौर की आतंकवाद रोधी अदालत ने मंगलवार को मुख्य आरोपी इमरान चिश्ती को 2 साल कैद और 10,000 पाकिस्तानी रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं 2 अन्य आरोपियों मोहम्मद सलमान और मोहम्मद अहमद को 6 महीने कैद की सजा दी गई। हालांकि सबूतों के अभाव में 4 अन्य आरोपियों को बरी किया गया। सजा सुनाए जाने के दौरान सभी आरोपी अदालत में मौजूद थे। वहीं आपको बता दें कि टीका पहुंचाने में जुटी वायुसेना और विमानन कंपनियां। कोरोना विषाणु टीकों को देश भर में मुस्तैदी के साथ पहुंचाने में वायुसेना और नागरिक उड्डयन कंपनियां जुट गई हैं। वायुसेना ने विशेष विमान लगाए हैं। विशेष कंटेनर लगे विमानों से टीके पहुंचाए जा रहे हैं। वायुसेना ने कई नागरिक उड्डयन कंपनियों को भी विशेष विमान उपलब्ध कराए हैं। आपको बता दें कि पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट और हैदराबाद के भारत बायोटेक से देश के 4 प्रमुख केंद्रों पर टीके मंगलवार को पहुंचाए गए, जहां से सुदूरवर्ती इलाकों तक आगे भेजे जा रहे हैं। वायुसेना की टीमें अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख समेत विभिन्न दुर्गम इलाकों के केंद्रों तक टीके पहुंचाने में जुट गई हैं। टीके को देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंचाने की प्रक्रिया में भारतीय वायुसेना ने अपने C-130 और AN-32 विमानों को लगाया है। अधिकारियों के मुताबिक टीके के परिवहन के दौरान उचित तापमान बनाए रखने के लिए विशेष कंटेनर तैयार किए गए हैं। अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख जैसी जगहों के लिए वायुसेना ने के विशेष सैन्य हवाई विमानों का इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि 16 जनवरी को टीकाकरण मुहिम की शुरुआत से 4 दिन पहले कोविशील्ड टीकों की पहली खेप मंगलवार सुबह पुणे से दिल्ली लाई गई। स्पाइसजेट का विमान सुबह करीब 8 बजे पुणे हवाई अड्डे से रवाना हुआ और 10 बजे दिल्ली पहुंचा। इससे पहले 3 ट्रकों में इन टीकों को तड़के 5 बजे से कुछ समय पहले सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से पुणे हवाई अड्डे के लिए रवाना किया गया था। 3 ट्रक इन टीकों को लेकर तड़के 5 बजे से कुछ समय पहले पुणे हवाई अड्डे के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से रवाना हुए थे। टीकों को इंस्टीट्यूट से रवाना करने से पहले पूजा भी की गई थी। पहली खेप में कोविशील्ड के 1088 किलोग्राम के 34 डिब्बे थे, जो स्पाइसजेट की विमान संख्या 8937 में पुणे से दिल्ली लाए गए। वहीं आपको बता दें
दें कि स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि कायाकल्प ने जनता के व्यवहार में सुधार लाने में दिया योगदान। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हर्षवर्धन ने मंगलवार को आभासी माध्यम से 5वें राष्ट्रीय कायाकल्प पुरस्कारों का शुभारंभ किया। कायाकल्प योजना के महत्व की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि कायाकल्प न केवल सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों की स्थिति में बड़ा परिवर्तन लाने में कामयाब रहा, बल्कि जनता के व्यवहार में सुधार में भी इसने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मेरा अस्पताल के माध्यम से स्वच्छता के बारे में संतुष्ट रहने वाले रोगियों की संख्या से अब बड़ा परिवर्तन प्रदर्शित होता है। इस अवसर पर राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे भी उपस्थित थे। केंद्रीय मंत्री ने सफाई के उच्च मानकों के लिए सरकारी और निजी स्वास्थ्य केंद्रों को कायाकल्प पुरस्कार से नवाजा। कार्यक्रम की शुरुआत में हर्षवर्धन ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन की बुनियाद 2 अक्टूबर 2014 को रखी गई थी। अपने 8वें वर्ष के कार्यान्वयन में स्वच्छ भारत मिशन एक राष्ट्रीय आंदोलन बन गया है, जो देश के नागरिकों में जिम्मेदारी और गर्व की भावना विकसित करने में सक्षम है। उन्होंने कहा कि वर्तमान कोरोना महामारी के दौरान कायाकल्प पहल का महत्व काफी अच्छी तरह प्रदर्शित हुआ है। देश की सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था समय अनुकूल कार्रवाई करते हुए वैश्विक आपात की स्थिति को प्रबंध करने में सफल रही। कोरोना के कारण भारत की मृत्यु दर विश्व में न्यूनतम रही। इस शानदार कार्य प्रदर्शन का श्रेय राज्यों, डॉक्टरों, नर्सों, अर्ध चिकित्सा कर्मचारियों और सहयोगी कर्मचारियों की समर्पण भावना को जाता है। इसके अलावा पिछले कुछ वर्षों में अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों को मजबूत बनाया गया। बोर्ड परीक्षा देने जा रहे छात्रों को प्रश्न बैंक देने का सुझाव। संसद की एक समिति ने मंगलवार को शिक्षा मंत्रालय को सुझाव दिया कि 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों को बड़ा प्रश्न बैंक दिया जाए और बोर्ड परीक्षाओं में इन्हीं में से प्रश्न दिए जाए, ताकि कोरोना विषाणु महामारी के चलते पढ़ाई अधूरी रह जाने की भरपाई की जा सके। शिक्षा से संबंधित स्थायी समिति से जुड़े सूत्रों ने एजेंसी को बताया कि स्कूली शिक्षा पर कोविड-19 के असर पर मंत्रालय के अधिकारियों ने समिति को जानकारी दी। ऐसी खबरें आती रही हैं कि इंटरनेट की सुविधा नहीं होने के कारण बहुत सारे बच्चे डिजिटल कक्षाओं के माध्यम से पढ़ाई नहीं कर पाए। सूत्रों के मुताबिक समिति के सदस्यों ने गरीब परिवारों के बच्चों के लिए ऑनलाइन कक्षाओं की व्यवहारिकता पर भी सवाल खड़े किए। समिति के अध्यक्ष और भाजपा सांसद विनय सहस्त्रबुद्धे ने कहा कि मंत्रालय को विज्ञापनों और अन्य माध्यमों से दूरदर्शन एवं आकाशवाणी द्वारा विभिन्न विषयों की पढ़ाई का प्रसारण किए जाने का प्रचार प्रसार करना चाहिए था। पुणे से दिल्ली पहुंची टीके की पहली खेप। पुणे से कोविड-19 टीकों की पहली खेप के दिल्ली पहुंचने के मद्देनजर मंगलवार को इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई थी। अब यहां से टीके शहर के विभिन्न हिस्सों में पहुंचाए जाएंगे। देश में कोरोना संक्रमण के खिलाफ निर्णायक लड़ाई का आरंभ करते हुए 16 जनवरी को टीकाकरण मुहिम की शुरुआत से 4 दिन पहले स्पाइसजेट का विमान टीकों के साथ सुबह करीब 10 बजे दिल्ली हवाई अड्डे पहुंचा। वह सुबह करीब 8 बजे पुणे हवाई अड्डे से रवाना हुआ था। आपको बता दें, आईजीआई हवाई अड्डा के पुलिस उपायुक्त राजीव रंजन ने बताया कि पीसीआर वैन के साथ स्थानीय पुलिस कर्मियों की एक टीम टीकों को निर्धारित स्थानों पर पहुंचाने वाले वाहनों की सुरक्षा में तैनात रहे। उन्होंने बताया कि टीकों को ले जाने के लिए सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। एहतियातन यह कदम उठाया गया था ताकि टीका लेकर आने वाली टीम को किसी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े। शाहदरा जिला पुलिस उपायुक्त अमित शर्मा ने कहा कि हमने राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के भंडारण क्षेत्र में कर्मी तैनात किए हैं। पहले अधिकारियों ने बताया था कि कोविशील्ड की 2,54,000 से अधिक खुराक राजीव गांधी अस्पताल पहुंचाई जाएगी। इस टीके की ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय एवं ब्रिटिश स्वीडिश कंपनी एस्ट्राजेनेका ने विकसित किया है और उसका उत्पादन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने किया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि आरजीएसएसएच के भंडारण केंद्र में करीब 50,000 टीके का स्टॉक रखा जा सकता है और उसे तापमान नियंत्रित माहौल में रखने के लिए सभी इंतजाम किए गए हैं।
वहां से ये टीके कड़ी सुरक्षा में विशेष वाहनों से टीकाकरण केंद्रों पर पहुंचाए जाएंगे। आपको बता दें, कांग्रेस ने दिल्ली सरकार से मांग की है कि 2 करोड़ दिल्ली वासियों को मुफ्त में कोविड-19 टीका मुहैया करवाया जाए। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार ने मंगलवार को कहा कि 16 जनवरी से देश भर में शुरू हो रहा टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत दिल्ली की सभी जनता को टीका लगाया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री के बयान में सामंजस्य नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि सभी को मुफ्त में टीका लगेगा। वहीं मुख्यमंत्री केजरीवाल ने जो बयान दिए हैं उससे लगता है कि वह टीका लगाने का कार्य केंद्र सरकार के पाले में डाल रहे हैं। बच्चों के खाते में जाएगा पाठ्यक्रम व लेखन सामग्री का पैसा। दिल्ली के स्कूली बच्चों के खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी कि डीबीटी के जरिए पाठ्यपुस्तक व लेखन सामग्री का पैसा पहुंचेगा। मंगलवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता वाले मंत्रिमंडल ने इस योजना को मंजूरी दी। इसी प्रकार दिल्ली ब्यूरो ऑफ टेक्स्ट बुक को प्रकाशन सामग्री, छात्र डायरी, कार्य पुस्तिका, खुशी पाठ्यक्रम, मेंटल मैथ आदि के प्रकाशन के लिए 30.05 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। साथ ही इस वर्ष दिल्ली सरकार ने सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों के छात्रों के लिए 64.37 करोड़ रुपए की सहायता की मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने सरकारी भूमि पर बने निजी विद्यालयों द्वारा वर्ष 2018-19 और 2019-20 के लिए फीस वृद्धि संबंधी प्रस्ताव की जांच एवं निस्तारण करने के लिए परियोजना प्रबंधन इकाई की स्थापना को मंजूरी दी है। उप मुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने बताया कि ऐसे कठिन समय में दिल्ली सरकार बच्चों की शिक्षा में आने वाली हर बाधा को दूर करने का हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने उम्मीद जताई कि बच्चों को दी गई वित्तीय सहायता के माध्यम से सभी बच्चे अध्ययन सामग्री और पाठ्य पुस्तकें खरीद पाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि आर्थिक तंगी के बावजूद अपनी तरफ से हम अपने बच्चों के लिए हर प्रयास करेंगे ताकि उनकी पढ़ाई का नुकसान न हो। हर साल दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय द्वारा सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों के 1ली से 8वीं कक्षा तक के छात्रों को डीबीटी के माध्यम से पाठ्य पुस्तकें और आर्थिक सहायता दी जाती है। कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों को पुस्तकों और लेखन सामग्री के लिए धनराशि भी दी जाती है। संक्रमण कम होने पर भी मध्य व दक्षिणी दिल्ली में बढ़े सील क्षेत्र। कोरोना की तीसरी लहर में आई कमी के बावजूद भी दिल्ली के मध्य व दक्षिणी जिले में सबसे अधिक प्रतिबंधित क्षेत्र है। दिल्ली सरकार की प्रतिबंधित क्षेत्रों की रिपोर्ट में यह बात सामने आई है। दिल्ली में जब लगातार कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे थे तो इन क्षेत्रों में प्रतिबंधित क्षेत्रों की संख्या सबसे कम थी। अब तक दिल्ली में 15,000 से अधिक इलाकों को प्रतिबंधित क्षेत्र में तब्दील किया जा चुका है। दिल्ली में 10 जनवरी तक की रिपोर्ट बताती है कि इस समय भी सक्रिय क्षेत्रों की संख्या 1574 है। इन सक्रिय क्षेत्रों में सबसे अधिक सक्रिय क्षेत्र मध्य जिला में 407 और 367 दक्षिण जिले में है, जबकि सबसे कम प्रतिबंधित वाली श्रेणी में अब सबसे अधिक आबादी वाले इलाके शाहदरा, पूर्वी दिल्ली और उत्तर पूर्वी दिल्ली शामिल हैं। हालांकि सक्रिय क्षेत्र की श्रेणी में कुछ ऐसे इलाके भी हैं जिन्हें सरकारी एजेंसियां खोलने की सिफारिश कर चुकी हैं। अब तक तकनीकी वजहों से इन्हें खोला नहीं जा सका। 1184 ऐसे प्रतिबंधित क्षेत्र बताए जा रहे हैं। इस प्रकार अभी सक्रिय प्रतिबंधित क्षेत्र के श्रेणी में 2758 क्षेत्र हैं। सरकारी एजेंसियां उन क्षेत्रों को ही प्रतिबंधित करती हैं जहां पर कोरोना संक्रमण के मामले सामने आते हैं। जून 2020 के बाद से अब तक दिल्ली में 15,133 प्रतिबंधित क्षेत्र बनाए जा चुके हैं, जबकि कुल 15,467 प्रतिबंधित क्षेत्र बन चुके हैं। 12,709 ऐसे क्षेत्र भी हैं जिन्हें संक्रमण मुक्त होने के बाद प्रतिबंधित क्षेत्र के दायरे से बाहर किया गया है। लगातार गिर रहा कोरोना संक्रमण का आंकड़ा, 16 लोगों की हुई मौत। दिल्ली में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा लगातार गिर रहा है। मंगलवार को यह आंकड़ा 400 से नीचे आ गया। 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के कुल 386 नए मामले सामने आए हैं और इस बीमारी की वजह से 16 नए मरीजों की अब तक जान गई है।
सरकारी एजेंसियों ने इस दौरान 75,913 कोरोना संक्रमण की जांच की है। इस दौरान संक्रमण की दर 0.51% और मृत्यु दर 3.06% दर्ज की गई है। सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक 54 बिस्तर वंदे भारत मिशन के तहत दिल्ली आए मरीजों के लिए रखे गए हैं, जहां बाहर से आने वाले लोगों को एकांतवास में रखा गया है। दिल्ली में मामलों में कमी आने के बाद सक्रिय मरीजों की संख्या में भी कमी आई है। अब दिल्ली में 3,169 सक्रिय मामले हैं और 1,383 मरीजों का इलाज घर में एकांतवास में किया जा रहा है। इस समय अस्पताल में 1,354, कोविड केयर सेंटर में 39 और कोविड हेल्थ सेंटर में 17 मरीजों का इलाज किया जा रहा है। अब तक दिल्ली के अंदर 95,24,657 कोरोना जांच की जा चुकी है। इन जांच में 24 घंटे में 38,706 आरटीपीसीआर जांच और 32,207 एंटीजन जांच की गई है। दिल्ली में कोरोना बीमारी की वजह से अब तक 10,707 मरीजों की मौत हो चुकी है। इस बीमारी की चपेट में 6,30,892 मरीज आए हैं और इन मरीजों में 6,17,006 मरीज ठीक हुए हैं। अब तक की कोरोना संक्रमण की दर 6.62% और मृत्यु दर 1.7% रही है। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर छात्र संगठनों ने किया कार्यक्रम। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने मंगलवार को स्वामी विवेकानंद की जयंती व राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर दिल्ली के लाजपत नगर, सेंट्रल मार्केट, नेहरू नगर आदि सार्वजनिक जगहों पर लोगों के बीच नशा मुक्ति अभियान चलाया। परिषद के कालकाजी विभाग सह संयोजक हर्ष अत्री ने कहा कि अभियान में लगभग 1.5 किलोमीटर की पदयात्रा भी निकाली। अभियान को युवाओं ने ड्रग फ्री इंडिया नाम दिया है। वहीं विवेकानंद की जयंती पर केंद्रीय मंत्री विजय गोयल ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी। डीपू छात्र संघ यानी डूसू के भाजपा ने विश्वविद्यालय की कला संकाय में स्थापित विवेकानंद की प्रतिमा की स्थापना के 42 साल पूरे होने पर कार्यक्रम का आयोजन किया था। इस मौके पर गोयल ने डूसू के छात्र महोत्सव का भी उद्घाटन कर परिसर में स्वामी विवेकानंद की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। इसी के साथ ही आज के गुड मॉर्निंग भारत शो में आपके लिए इतना ही। फिलहाल देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एबीएस स्टार न्यूज। नमस्कार।